Democracy is not that to elect your rulers, but it is also that how the laws are created and who create them, and if somebody dispute them, who implement on them. In this video, we are going to study about this. So without any wasting time, let's get started. So hello guys, my name is Yas and I'm from VCOS. Let's start your topic. So today's topic is लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपने रूलर्स को इलेक्ट करना, बट कि रूलर्स किस प्रकार काम कर रहे हैं और लॉज को किस प्रकार बनाया जा रहा है, हमें ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखना होता है। और लेकिन अगर उन्हें कोई डिस्प्यूट कर रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को पॉपुलर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे जितने भी स्टेट्स होते हैं, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती ही है। और वहीं बात की जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है, जिनमें से कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ये कुछ स्टेट्स के नाम हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के नाम से और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को पीपल्स हाउस, लोअर हाउस भी कहा जाता है और वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस प्रकार हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, कुछ उसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट का गवर्नेंस करने का भी एक तरीका है, जो कि 3 फ्रेमवर्क पे काम करता है। मतलब फ्रेमवर्क तो एक ही है, लेकिन वर्किंग का मेथड 3 है। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपकी डेली लाइफ का, कि अगर आपने किसी टॉपिक को लिखा तो आपने एक एग्जीक्यूट लेजिस्लेटर, क्योंकि आपने उसको लेजिस्लेट करने का काम किया, लेकिन उसमें सुधार लाने का काम या फिर उसे चेक करने का काम किसका है? ऑफिशियली आपकी टीचर का। तो टीचर क्या है? एक एग्जीक्यूटिव है। लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक्स की है तो उस पर जजमेंट कौन करेगा? वो भी टीचर का काम होता है। तो टीचर एक क्या कह सकते हैं, जुडिशरी भी है। तो ये 3 फ्रेमवर्क आप हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन किस प्रकार के। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इलेक्शन का मेथड हमारे भारत देश के अंदर कुछ इस प्रकार है कि एवरी सिटीजन विच इज मोर देन 17 हैव राइट टू वोट, यानी कि हर एक इंसान जो कि 18 साल से ज़्यादा का है और भारत का नागरिक है, तो उसे इलेक्ट करने का अपने रूलर को हक है। कुछ उसी प्रकार हम एमएलए को भी इलेक्ट करते हैं, जो कि मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। एमएलए फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके इलेक्शन का टाइप भी कुछ इसी प्रकार होता है। ये डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। अब सपोज कीजिए इनका इलेक्शन जो होता है वो कंस्टिट्यूएंसीज पर होता है। लाइक ये एक स्टेट है जहाँ पर 50 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। अब इन 50 कंस्टिट्यूएंसीज में हर एक पार्टी अपने अपने मेंबर्स को जो है वो खड़ा करेगी। लाइक ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर चारों पार्टियों से एक मेंबर खड़ा होगा। लाइक बीजेपी पार्टी अपना एक मेंबर इकट्ठा करेगी, जो कांग्रेस है वो भी अपना एक मेंबर इलेक्ट करेगी, और जो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी है वो भी अपना एक मेंबर यहाँ खड़ा करेगी। लेकिन 50 जो कंस्टिट्यूएंसी हैं, इन सारी कंस्टिट्यूएंसीज को मिलाकर देखा जाएगा कि किसकी मेजॉरिटी है। लाइक बीजेपी की मेजॉरिटी आई 30 से, और बाकी के जो बचे हैं वो बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले हैं। लाइक जो 30 है वो ऑफिशियली मेजर है 20 से। तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो कौन सी कहलाएगी? बीजेपी पार्टी, जिसे हम मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी दोनों नाम से जान सकते हैं। और बाकी ये जो 2 पार्टी कहलाएंगी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी, ये कहलाएंगे ऑपोजिशन पार्टी। अब ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं निकालेगा तो हम उस पर वर्क कैसे कर पाएंगे? और जो क्या बोलते हैं रूलिंग पार्टी है वो हमेशा यही ट्राई करेगी कि हमारे अंदर कोई गलती ना ही निकल पाए। तो डेट्स वाई हमें एक जो ऑपोजिशन होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो समझ गए होंगे आप
कि किस प्रकार इलेक्शन को किया जाता है। इलेक्शन को किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, जो कि डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू होता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, वो एमएलए के थ्रू किया जाता है। अब देखते हैं प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट। As the Constitution provides, there are two kinds of seats for reservation. First one is scheduled caste and the second one is scheduled tribes. यानी कि रिजर्वेशन के लिए आपको 2-3 तरीके की सीट्स मिलती हैं इसके अंदर, एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब। अब देखते हैं एंग्लो इंडिया कमेटी के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है और क्या होता है। तो ऑफिशियली एंग्लो इंडिया कमेटी के मेंबर को एक गवर्नर इलेक्ट करता है और एंग्लो इंडिया कमेटी से गवर्नर सिर्फ एक ही मेंबर को इलेक्ट कर सकता है। ये जो एडुकेटली होती है उसको इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। टेन्योर की बात करें तो किसी भी एमएलए का टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन यानी कि हम सब जो जनता है वो चाहती है कि इस वाले जो एमएलए है इसको हटा दिया जाए तो उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन 100 आउट ऑफ 90% ना में होना चाहिए सिर्फ तब। अगर इक्वलिटी है नहीं तब हटाया जाएगा, कम है तब भी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी है तो ऑफिशियली इसको हटा दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने की, तो आपको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, आपकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, आप हर एक तरीके की रिक्वायर्ड जो डिप्लोमास हैं और बैचलर्स हैं उससे फुलफिल्ड होने चाहिए, जो भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में नीडफुल है, जो भी पार्लियामेंट में नीडफुल है, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए और आखिरी चीज़, आपके पीछे कोई भी क्रिमिनल केस ना हो, यानी कि आपने कुछ भी ऐसा गलत ना किया हो। और लास्ट थिंग कि आप किसी भी प्रकार का एक बोलते हैं ना ऑफिस, वो अपने नीचे होल्ड नहीं करेंगे। लाइक अगर आप आईपीएस थे तो आपको आईपीएस की डिग्री हटानी पड़ेगी और तभी आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बात करें सेशन की, तो ऑफिशियली गवर्नर जो होता है वो कभी भी सेशन को बैठा सकता है कभी भी, लेकिन जो लास्ट है वो 6 महीने से पहले का सेशन बोला जाता है, यानी कि 6 महीने में आपको कम से कम 2 सेशन को बैठाने पड़ते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।